हेलो 12th क्लास। हाँ जी, यूनिट 9 का एक बार बेटा हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने करना है। तो ये यूनिट का ओवरव्यू मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ जब मैंने आपको यूनिट डिटेल से कराई थी। तो हम यहाँ पे स्टार्ट आपका करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन से। ओके, देखो आपने यूनिट 8 की है जो आपकी D&F ब्लॉक थी, उसमें आपने ट्रांजिशन मेटल को पढ़ा है। अब वहाँ पे आपने क्या पढ़ा है कि जो ट्रांजिशन मेटल होती हैं दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बनाने की उनकी टेंडेंसी होती है। तो कॉम्प्लेक्स जो वर्ड है उसको आजकल जो हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस को, वो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ट्रांजिशन मेटल आपकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है। ये भी मैंने आपको वहाँ पे कराया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाती हैं। ओके, क्योंकि उनके पास आपके जो डी ऑर्बिटल हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है। तो वी हैड डन दिस कॉन्सेप्ट। जैसे आपका इन्होंने बताया कि जैसे हम क्लोरोफिल की बात करते हैं, क्लोरोफिल जो आपका मौजूद होता है प्लांट्स में, ठीक है, तो वो आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है मैग्नीशियम मेटल का। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने यही स्टडी करना है, आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके पास एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, सेकंड आपके पास पॉइंट आता है व्हाट आर कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की यदि हम बात करें तो क्या होते हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि आपके पास क्या होती है, सेंट्रल मेटल एटम होती है। मेटल एटम के साथ आपके जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स मीन्स जो ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आपके पास आयन भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे आयन्स या ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच कंटेन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकि वो मेटल आयन को डोनेट कर सके एंड किस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका कैसे बनता है, यू ऑलरेडी नो दैट डोनेशन, आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन वो करता है एक एटम। ठीक है, लेकिन वो शेयरिंग करता है दूसरे के साथ। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके पास मेटल सेंट्रल एटम होती है, जो आपके पास मॉलिक्यूल होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं विच कंटेन लॉन पेयर, वो आपके लिगेंड्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपस में वो कॉम्बिनेशन करके थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके पास फॉर्मेशन कर देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास निकल टेट्रा कार्बोनिल है यहाँ पे, तो निकल सेंट्रल मेटल होगी, कार्बोनिल अपने इलेक्ट्रॉन पे निकल को डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो CO है, CO मॉलिक्यूल, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, वो आपके लिगेंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है बेटा, जब आपके पास ऐसी स्पीसीज जिसमें वही सेम कि सेंट्रल मेटल भी हो, लिगेंड उसके साथ जुड़े हों, बट उस स्पीसीज के ऊपर कोई चार्ज आ जाए, लाइक दिस, जैसे FeCN6 4 नेगेटिव, तो इसको कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, आयन की फॉर्म में है, इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल दोगे, सिंपल कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप सेकंड टाइप से डिफाइन कर सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, विच कंटेन कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, तो ये आपके पास सारे जो दिए हुए हैं दे आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वो ब्रांच होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी करती है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स आयन आपके पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, कैटायनिक भी होते हैं, एनायनिक भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं, बता चुकी हूँ मैं। कैटायनिक क्या होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो स्पीसीज के ऊपर। एनायनिक क्या होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। न्यूट्रल क्या होते हैं, जैसे ये हमने किया था निकल टेट्रा कार्बोनिल का। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है। डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स में आपके पास क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि जैसे आप मोहर सॉल्ट को स्टडी करते हो, मोहर सॉल्ट में आपके पास क्या होता है, ये भी तो आपका, ये आपका डबल सॉल्ट होता है। फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट आपस में कंबाइन होके मोहर सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जब आप, एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जब आप डबल सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हो या उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो, तो वहाँ से आपके हर एक टाइप के आयन स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स आयन की खास, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की खास बात क्या होती है, जब आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाते हो तो वो दो ही टाइप के आयन प्रोड्यूस करेगा, एक वो जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होंगे, दूसरे जो स्क्वायर ब्रैकेट में होंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में जो होते हैं उनको आप कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हो, बाहर जो प्रेजेंट होते हैं दे आर नोन एज द काउंटर आयन। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आपको करा दिया था। डिफरेंस यहाँ से डेफिनेटली आपने कर लेने हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन जरूर देख लिया करो कि आपके पास क्लोरोफिल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है मैग्नीशियम का। विटामिन जो B कॉम्प्लेक्स होता है B12,
उसमें आपकी जो मेटल प्रेजेंट होती है वो कोबाल्ट होती है। ये पॉइंट आप 14 यूनिट में पढ़ चुके हो। बायोमॉलिक्यूल्स में भी आता है, विटामिन्स चैप्टर आता है, वहाँ पे विटामिन्स का कंटेंट आता है एक पार्ट, वहाँ से आप इसको देख लेते हो, देख लेना चाहिए आपको। हीमोग्लोबिन जो होता है दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन, कीप इन योर माइंड। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे दी हुई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल होती है, वी नो सेंट्रल जो एटम होता है दैट इज़ द मेटल। लिगेंड्स उससे अटैच होते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। लिगेंड आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। लिगेंड आपके पास कैसे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास सिंपल है Cl नेगेटिव, एक ही लिगेंड है, ये सिंगल लिगेंड है। वाटर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे किस पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे। अमोनिया पे बात करते हैं तो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर, इस पॉइंट को ध्यान से समझो सॉरी प्लीज़ इसको, कि आपके पास ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दे आर नोन एज द लुईस बेस, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो पी ब्लॉक में हम क्वेश्चन करते हैं कि वाई अमोनिया एक्ट एज द लुईस बेस, तो इसका यही रीज़न होता है, बिकॉज अमोनिया कंटेन द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। और जो मेटल एटम होगी फिर वो क्या होगी, वो तो लॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है लिगेंड से, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, लुईस एसिड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड्स जिनके पास एक या एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो, ऐसे होते हैं बहुत सारे लिगेंड। जिनके पास एक डोनर एटम हो उनको आप बोलोगे यूनिडेंटेड, ठीक है। यूनी का मीनिंग क्या होता है, सिंगल, डेंटेड जो डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, या आप बोल सकते हो मोनोडेंटेड, ओके। तो ऐसे लिगेंड्स जिनके पास आपके पास दो डोनर एटम प्रेजेंट हो उसको आप बोल दोगे डाइडेंटेड, बाइडेंटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप ये पॉइंट आप समझो, आपके पास जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि आपके पास इथाइलिन 1,2-डायमीन है, दिस इज़ अ लिगेंड, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा नाइट्रोजन, डोनेशन कुछ इस तरह से होती है, दोनों के दोनों नाइट्रोजन आपके पास डोनेट कर देते हैं सेंट्रल मेटल को। अब यहाँ से देखो, इस लिगेंड ने क्या किया, डाइडेंटेड ने इस प्लेटिनम के साथ आपकी रिंग की फॉर्मेशन कर ली, ठीक है। तो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं ना, वो इस टाइप से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं कि ताकि वहाँ 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बन सके, ठीक है। जो रिंग बनती है उसको आप बोलते हो चिलेट रिंग। जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज़ द मेटल चिलेट, और जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ द चिलेशन। कीप इन योर माइंड, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चिलेशन आपके पास, चिलेशन प्रोसेस आपके पास क्या होता है, ठीक है। तो रिंग की फॉर्मेशन होना, चिलेट रिंग जिसको आप बोलते हो, बाय द बाइडेंटेड लिगेंड इज नोन एज द चिलेशन इफेक्ट, ओके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईडीटीए कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, या आपसे जो एमसीक्यूज़ होते हैं वहाँ आपका पूछ लिया जाता है कि जो ईडीटीए है दैट कंटेन 6 डोनर एटम्स, तो ये हेक्साडेंटेड आपके पास लिगेंड होता है, ठीक है। डेंटिस्ट्री आपके पास क्या होती है कि आपके पास जो जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं लिगेंड में, वो क्या हो जाती है, उसकी डेंटिस्ट्री हो जाती है, ठीक है। जैसे इसमें 2 हैं तो इसकी डेंटिस्ट्री कितनी हो जाएगी, 2, ओके। तो ये सारा कंसेप्ट हम यहाँ पे कर चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एम्बिडेंट लिगेंड। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी आप पढ़ चुके हो, तो सेम बात रहेगी। ऐसे यूनिडेंटेड लिगेंड जिनके पास होंगे तो यूनिडेंटेड, ठीक है, लेकिन उनके पास दो आपके पास यू कैन से डोनेटिंग साइड 2 मौजूद होंगी। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे साइनाइड की, Cn नेगेटिव की, तो Cn है तो एक लिगेंड, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है एंड कार्बन ऑल्सो कंटेन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड्स को आप क्या बोल दोगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड। कीप इन योर माइंड। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। आपके पास क्या होता है, तो जितने भी आपके पास मेटल एटम के अराउंड आपके पास यूनिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, या जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, वो उसका क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है, ठीक है। सिंपल याद रखना कि जितने आपके पास एटम प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल मेटल के अराउंड, या जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हो, ठीक है, बता चुकी हूँ मैं। काउंटर आयन क्या होता है, काउंटर आयन वो होता है जो कॉम्प्लेक्स आयन के को न्यूट्रलाइज करने के लिए साइड पार्ट आपका प्रेजेंट होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें K2 आपका क्या है, काउंटर आयन है। दिस वन प्लेटिनम हेक्साक्लोराइड, दिस इज द यो कॉम्प्लेक्स आयन, ओके। उसके बाद कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का मीनिंग क्या होता है, आप देखो आपके पास क्या होता है, लिगेंड में जो कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर कैसे आपके पास जो लिगेंड है वो अरेंज होते हैं अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम,
ठीक है, उसको आप बोल दोगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, मतलब एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होना, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल से जो लिगेंड अटैच होते हैं, दे अरेंज अराउंड द मेटल एटम इन अ स्पेसिफिक मैनर इन अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री, तो दिस इज़ नोन एज द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। वो आपके पास टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेन, ऑक्टाहेड्रल, ये सारे पॉइंट हम कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का कंसेप्ट मैं आपको करा चुकी हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो दिस इज़ द मतलब चार्ज होना, दैट इज़ नोन एज द ऑक्सीडेशन स्टेट, वी ऑलरेडी डन दैट। चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज आता है वो आपके पास कैसे आता है। कॉम्प्लेक्स आयन पे आपका जो चार्ज होता है वो सेंट्रल मेटल एटम के कितना चार्ज होता है उस पर डिपेंड करता है, जो लिगेंड्स होती हैं उनके आपका डिपेंड करता है कि ये लिगेंड्स के ऊपर कितना चार्ज है। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे अमोनिया जैसे न्यूट्रल है, ये जो बाहर काउंटर आयन प्रेजेंट है, इसकी वजह से आपके पास जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो। इसकी वजह से सेंटिटी पे कितना आ जाएगा? 3 पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक। होमोलिप्टिक क्या होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें आपके पास सेम लिगेंड अटैच हो, वन टाइप ऑफ लिगेंड, जैसे 6 के 6 अमोनिया अटैच हैं, ठीक है। हेटेरोलिप्टिक क्या होंगे कि जिसमें 4 अमोनिया हो गए भाई, 2 Cl2 आ गए, दिस इज हेटेरोलिप्टिक, ठीक है। होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर का कंसेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। होमोन्यूक्लियर होते हैं जिसमें एक सेंट्रल एटम हो, मेटल हो, ठीक है। एंड पॉलीन्यूक्लियर क्या होते हैं? जिसमें सेंट्रल जो मेटल होती है वो डिफरेंट हो सकती हैं। ओके, तो उसके बाद नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, तो इसको जो मैंने वीडियो डाली हुई है बेटा, वहाँ से एक बार ज़रूर इसको देख लेना। शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट कराया हुआ है, उसी पैटर्न से आपने ये करना है। आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट वैसे तो मैंने आपको करा दिया था, बट दिस इज़ द नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, तो आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट आप स्किप कर सकते हो, आइसोमेरिज्म नहीं करना आपने। नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन्डिंग। हमने बॉन्डिंग का कंसेप्ट करना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपकी जो बॉन्डिंग होती है वो किस टाइप से होती है, ठीक है। तो बॉन्डिंग को स्टडी करने के लिए डिफरेंट जो केमिस्ट थे उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी प्रोवाइड की। सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो वर्नर्स थ्योरी थी। वर्नर्स थ्योरी ने सबसे पहले ऐसे स्विस केमिस्ट थे जिन्होंने बॉन्डिंग का कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टडी किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने आपका AgNO3 के सॉल्यूशन में AgNO3 का जो सॉल्यूशन है उसमें आप कोबाल्ट क्लोराइड एंड जो आपका अमोनिया का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, उन्होंने क्या किया? उसके मिक्सचर को डाल दिया AgNO3 में, ठीक है। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो क्लोराइड के आयन है ना वो आपके डिफरेंट तरीके से आपके प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। विच आई मीन टू से इज़ दैट कि उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बना लिया, कोबाल्ट का कंपाउंड बनाया उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने AgNO3 का सॉल्यूशन इस कंपाउंड को AgNO3 के सॉल्यूशन में डाल दिया। 3 एंड 4, यहाँ पे 3 तो क्लोराइड आयन प्रोड्यूस हुए एंड एक आपका काउंटर आयन, मतलब टोटल आयन उसके 4 प्रोड्यूस हुए। फिर उन्होंने कुछ चेंजेस किए। उन्होंने क्या किया? क्लोराइड को अंदर मूव करा दिया, क्लोराइड को एज अ लिगेंड, अमोनिया को यहाँ से बाहर निकाल दिया। मतलब उन्होंने इंटरचेंज किए एक कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ही। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि AgNO3 में जैसे ही हम डालते हैं तो जो नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंटली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको प्रोवाइड की, उन्होंने बोला कि आपके पास जो मेटल होती है ना भाई, मेटल की 2 टाइप की वैलेंसी होती है, ठीक है। उन्होंने हमें क्या इस स्टडी से उन्होंने हमें क्या बताया कि एटम की 2 टाइप की वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी। प्राइमरी का मीनिंग आपके पास क्या होता है? जो सिंपली उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो सिंपल सॉल्ट यदि वो बना रही है ना मेटल, जैसे कोबाल्ट क्लोराइड है, ये तो सिंपल सॉल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है, तो यहाँ पे वैलेंसी की यदि हम बात करें तो वो कितनी होगी? +3 होगी। तो उसी को आप बोल दोगे प्राइमरी वैलेंसी, जो उस मेटल की कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट को डेजिग्नेट करती है। तो हमेशा याद रखना, प्राइमरी वैलेंसी किसको बताएंगी? ऑक्सीडेशन स्टेट को। एंड फिर उन्होंने बोला कि सेकेंडरी वैलेंसी भी होती है। सेकेंडरी वैलेंसी कहाँ से प्रोड्यूस हुई? दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंडरी वैलेंसी प्रोड्यूस हुई जो लिगेंड अटैच हैं उस सेंट्रल मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ठीक है। तो हमेशा इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है कि सेकेंडरी वैलेंसी आपको क्या बताएगी? सेकेंडरी वैलेंसी हमें बताएगी कि जो नंबर ऑफ लिगेंड्स है वो कितने अटैच हैं, या नंबर ऑफ लिगेंड अटैच जो होते हैं उसको आप किसी तरह से डेजिग्नेट करते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर उसको आप बोल देते हो, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है मेटल का, एंड प्राइमरी वैलेंसी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ से आपका
जो स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन किया। ओके तो ये पॉइंट मैं आपको करा चुकी थी बेटा कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होना चाहिए कि रिपल्शन मिनिमम हो एंड स्टेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए कंपाउंड्स के बीच में। ओके तो वर्नर्स थ्योरी ने बस इतना ही बोला, बट वर्नर्स थ्योरी में बहुत सारी आपके पास लिमिटेशंस थी। ठीक है, उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि सर्टेन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन क्यों करते हैं, हर एक एलिमेंट क्यों नहीं करता। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों होती है, ये तो बता दिया आपके पास कि डेफिनेट ज्योमेट्री में होनी चाहिए, मिनिमम रिपल्शन होनी चाहिए, बट क्यों ऐसा क्यों होता है ये पॉइंट उन्होंने हमें एक्सप्लेन नहीं किया। कोई मैग्नेटिक कोई ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट उन्होंने नहीं दिया। तो उनकी जो भी यू कैन से लिमिटेशन थी उनको ओवरकम करने के लिए आपके पास फर्दर थ्योरी डेवलप की गई, जिसमें सबसे फर्स्ट थ्योरी आपकी आई है दैट इज़ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद CFT थ्योरी, देन आप करोगे लिगेंड फील्ड थ्योरी, देन MOT थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बट दिस टू आर नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपने सिर्फ यहाँ से 2 थ्योरी करनी है, एक VB थ्योरी, एक आपने करनी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो VB थ्योरी का कंसेप्ट मैं आपको करा चुकी थी। ये आपके पास मैंने आपको बताया था कि मेटल एंड लिगेंड में जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये हम बार बार पढ़ भी चुके हैं कि आपके पास जो लिगेंड होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है मेटल के साथ। ठीक है, यदि मेटल को लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, तो मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद होने चाहिए। यदि वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद होंगे, पेयरिंग या यू कैन से जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो सिर्फ तभी हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट भी कर चुके हो कि यदि हम बात करते हैं आपके कि S ऑर्बिटल तो भाई अलग होते हैं, P ऑर्बिटल की शेप साइज़ एनर्जी अलग होती है, तो यहाँ से मेटल आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेती है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट यहाँ से आता है कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास मेटल में यू कैन से वेकेंट होंगे, सिर्फ उन्हीं के थ्रू आपकी जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन होगी। यू नो वेरी वेल, बता चुकी हूँ मैं ये। तो आपके पास जो ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो डिफरेंट टाइप की आपके पास हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। यदि हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3। स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन होती है dsp2। ओके, यहाँ से आपने याद रखना है ऑक्टाहेड्रल में दोनों टाइप की हो सकती हैं, d2sp3 भी हो सकती है, sp3d2 भी। अब ये देखो, एक में तो d2 अंदर वाली जो d ऑर्बिटल है वो यूज़ हो रहा है इन कंपाउंड को, जिनमें इनर ऑर्बिटल d यूज़ हो रहा है तो उसको आप बोल देते हो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, एंड जिनमें आपका आउटर d ऑर्बिटल यूज़ होता है दे आर नोन एज द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी करते हैं। एक एग्जांपल मैं कराती हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। यहाँ से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, तो ऑब्वियसली क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया हुआ है, लिगेंड अटैच है 6, तो मतलब वहाँ पे क्रोमियम के पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो काम होता है वो हमें यहाँ से आपका निकालना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल की, तो +3 आ जाती है। ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, फिर +3 की मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कराना है आपने। अब यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे कि जो आपके पास यहाँ पे आएंगे वैकेंट ऑर्बिटल वो 6 मौजूद है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी d2sp3। ज्योमेट्री आप यहाँ से आपकी शो कर सकते हो। ऑक्टाहेड्रली आपने ज्योमेट्री डेफिनेटली आपने शो करनी होती है। ऑक्टाहेड्रली आप अरेंज करा दोगे अमोनिया को अराउंड द क्रोमियम। ओके, तो अब इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो जो ये कॉम्प्लेक्स होता है क्रोमियम का, दिस इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं बेटा, तो ये एक बार आपने देख लेने हैं। ठीक है, ये इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे से मैंने आपको करा दिया है। हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इनर को, एंड हाइपो बोलते हैं आउटर को। ठीक है, हाइब्रिड जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला बहुत बार मैं करा चुकी हूँ, 8th यूनिट में भी करके आए, तो इस फॉर्मूले को आपने डेफिनेटली याद करना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक मोमेंट ये है, तो आप वहाँ से बताओ भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या आपसे पूछ लेते हैं भाई ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इसके अंदर बताओ भाई कितने आपके पास जो पर्टिकुलर मेटल है उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितनी होगी। ठीक है, तो ऑल दिस कंसेप्ट ये आपका ऑक्टाहेड्रल का हो गया। ये आपके पास फिर हो गया यहाँ पे टेट्राहेड्रल का, स्क्वायर प्लेनर का। एक क्वेश्चन दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है कॉपर का, यदि हम अपने नॉर्मल वे से इसको स्टडी करेंगे ना, तो जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल आनी चाहिए, बट आपकी इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर दी हुई है। क्यों दी हुई है, दैट इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने इसको कर लेना है।
ठीक है। उसके बाद ड्रॉबैक्स थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, मैंने आपको अच्छे से कराए हुए थे। CFT थ्योरी का कंसेप्ट भी मैंने आपको अच्छे से कराया हुआ था कि आपके पास क्या होता है, नॉर्मल स्टेट में जो डी ऑर्बिटल होते हैं सेंट्रल मेटल एटम की, वो डिजनरेट होते हैं। डिजनरेट का मीनिंग क्या, सभी की एनर्जी आपकी इक्वल होती है, जितने भी ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, आपको पता है 5 होते हैं, ठीक है। बट जैसे ही आपके पास लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है, मतलब मेटल की तरफ मूव करता है, तो जो डीजनरेशन है ना उसका लॉस हो जाता है। लॉस होने के बाद स्प्लिटिंग हो जाती है सॉरी, जो डी ऑर्बिटल हैं वो आपके स्प्लिट होके 2 सेट्स बना देते हैं, एक T2G एक EG। ऑक्टाहेड्रल फील्ड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है उसको आप बोलते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलो, स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलो, वन एंड द सेम थिंग। हाउ टू कैलकुलेट CFSE, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है ऑक्टाहेड्रल के लिए। डेल्टा नॉट, नॉट आपका ये नॉट नहीं है, ये O है, ठीक है। O आपका रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड को, ठीक है। तो ये पॉइंट बेटा आपने याद रखना है यहाँ पे कि जो DXY DYZ DZ XZ होते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है, मतलब उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। एंड जो x² - y² एंड z² वाले हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा, मीन्स जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो दोनों में एनर्जी का जो डिफरेंस आया वो कब आया, जब लिगेंड ने मेटल की तरफ मूव करना शुरू किया, ठीक है। तो कीप इन योर माइंड, यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ लिया जाता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ये देखो लिगेंड्स आपके दिखाए हुए हैं कि डिफरेंट लिगेंड्स का डिफरेंट बिहेवियर होता है। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो वीक फील्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। जैसे आप मैंने आपको कराई थी ना, अब पीछे भी मैंने अभी जो बताई है आपकी वीबी थ्योरी, वीबी थ्योरी में आप चेकआउट करोगे कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो भाई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर पाते, कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देते हैं। तो वो सारा का सारा जो फंडा है ना वो स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड का है। तो ये सीरीज़ आपने यहाँ से लर्न कर लेनी है। इसको आप बोलते हो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की CFSE वैल्यू के अकॉर्डिंग लिगेंड्स की अरेंजमेंट करना। दिस इज़ नोन एज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है। ये पॉइंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। D1 कॉन्फ़िगरेशन, D2 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से आपने याद रखना है कि लो स्पिन में क्या होता है उनका बिहेवियर, हाई स्पिन में क्या होता है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ से आपके MCQs भी बन जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं। पेयरिंग एनर्जी का जो कंसेप्ट है कि यदि आपके पास जो CFSE की वैल्यू है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होगी तो उसका मीनिंग है कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स होंगे ना वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। और मतलब जो लिगेंड होते हैं वो वीक फील्ड होते हैं। यदि एनर्जी हुई ज़्यादा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। लो स्पिन का मीनिंग क्या कि वहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। और जो आपके पास लिगेंड होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे। तो ये सम अप करके दे दिया है जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है वही। मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक आप कैसे चेकआउट करते हो। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो लॉन आपके पास यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो आपके पास डायमैग्नेटिक हो जाएगा। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो आपके पास पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, ठीक है। कलर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपकी 8th यूनिट में भी हम करके आ चुके हैं। तो ये कंसेप्ट आपने बेटा यहाँ से आपका चेकआउट कर लेना है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी सॉल्यूशंस में यहाँ से लिमिटेशन आपने देख लेनी है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल फील्ड का यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, करा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी आपको। स्टेबिलिटी का कंसेप्ट हम करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आप देखो कि जब कोई कॉम्प्लेक्स आयन आपका वैसे तो जर्नली नहीं ऐसा हम पढ़ के आ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स आयन में जब स्प्लिटिंग होती है मतलब आयन्स की फॉर्म में होता है तो इसको मतलब ये तो अनस्टेबल हो गया। तो जो आप स्टेबिलिटी को यहाँ पे लिखते हो कांस्टेंट, जो आप लिखते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बार बार आप पढ़ चुके हो इस चीज़ को। तो ये आपका इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। बट जो रिवर्स रिएक्शन आप करते हो, डिसोसिएशन की बजाय आप एसोसिएशन प्रोसेस करते हो कि दोनों ने आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया है। तो जो आप कांस्टेंट निकालते हो बीटा से आप डेजिग्नेट करते हो, उसको आप बोलते हो स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट और इंस्टेबिलिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला आपका कैलकुलेट किया हुआ है ये कि कैसे आप 1 बाय 1 जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हो। तो ये पॉइंट है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि ओवरऑल जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन के लिए वो इक्वल होता है K1 × K2 K3 K4 की मल्टीप्लिकेशन का,
ठीक है, तो अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लेना आप। ओके, उसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन है, ये चीज़ भी आपने यहाँ से डेफिनेटली याद रखनी है कि जिसकी लॉग बीटा की वैल्यू आपके पास ज़्यादा होती है ना, वो आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, लॉग बीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा हुई वो कंपाउंड आपका उतना ही स्टेबल होता है। ओके, तो ये कंसेप्ट आपने यहाँ से देख लेना है। उसके बाद जितना भी पार्ट आपका दिया हुआ है दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मेटल कार्बोनिल का कंसेप्ट एक बार डेफिनेटली यहाँ से देख लेना, जो शेप्स आपकी होती हैं अलग अलग कंपाउंड्स की। ओके, थैंक यू।